हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस के उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जहां से क्वेश्चंस तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। यहां पर अभी मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, बस इन क्वेश्चंस की तैयारी करके चले जाओ। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ ना, तुम्हारे एग्जामिनेशंस में यहीं से आएगा। तुम चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, बस इन क्वेश्चंस की तैयारी करके चले जाओ। तुम अपने एग्जामिनेशंस में 80 आउट ऑफ 80 नंबर लाओगे, एक भी नंबर कम नहीं आएगा। क्योंकि शॉर्ट से लेकर लॉन्ग तक हर तरह के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवाए हुए हैं। और ऑलरेडी मैंने मैथमेटिक्स की पेपर लीड की वीडियो अपलोड कर दी है, वहाँ से भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 100% पूछा जाएगा। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, एक बार जाके जरूर देख लेना। अगर तुम्हें अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने होंगे तो तुम कोई भी स्कूल में पढ़ते हो, कोई सा भी स्कूल में क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी वीडियो देखोगे ना तो ये समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन और आंसर्स को हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम बायोलॉजी से। बायोलॉजी के जो भी चैप्टर्स हैं, पहले इसके जो जो क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे एग्जामिनेशंस में, वो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है लाइफ प्रोसेस का। बायोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस तो सभी स्कूलों में हाफ ईयरली के पोर्शंस में ये होगा ही। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में जो ब्लड की डबल सर्कुलेशन होती है, इसको डिस्क्राइब करना है। इसको एकदम रट लो, पेपर में ये 100% पूछा जाएगा। ये 90% चांस रख लो कि ये हर स्कूल में जो है पूछा जाएगा। मतलब 90% स्कूलों में ये पूछने का जो है वो चांस है। इसमें जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में जो भी हार्ट को लेकर पढ़ना होगा, डबल सर्कुलेशन, उसको अच्छे से तैयारी कर लेना। ये गारंटी मैं कह रहा हूँ, पेपर में 100% फिक्स है कि ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द, यहाँ पे द होगा, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार कर लेना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन। अब ह्यूमन में जो फूड की डाइजेशन होती है, तो इस प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर ये जो एंजाइम्स है, इनका क्या रोल होता है, इसको एक्सप्लेन करना। अब जैसे सैलिवरी एमिलेज है, इसका क्या रोल होता है, पेप्सिन का क्या रोल होता है, ट्रिप्सिन या फिर लिपेज का क्या रोल होता है, इसको बस एक्सप्लेन करना है। अब जैसे अगर हम बात करें, जो सैलिवरी एमिलेज होता है, ये हमारे माउथ में पाया जाता है। ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो स्टार्च के फॉर्म में होता है, उसको सिंपल शुगर में बदल देता है। वहीं ये जो पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, ये हमारे स्टोमैक में होता है। इसका जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, तो ये प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसका जो मीडियम होता है वो बेसिक होता है। और जो लिपेज होता है, ये जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, यानी कि जो इमल्सिफाइड फैट होते हैं, उनको छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। छोटे छोटे फैटी एसिड, ऐसे बोल सकते हो, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लिपेज क्या करता है, ये इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये सब सारे रोल को मैंने अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है। देखो, जहाँ पर पॉसिबल हो आंसर समझाना, वहाँ पे मैं समझा सकता हूँ। अब डबल सर्कुलेशन क्या है, यहाँ पर आंसर समझाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, आंसर आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप। इसको भी रट लेना, ये भी बहुत सारे स्कूलों में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है ना, वहाँ से ये, उस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन जो है दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन के बीच में कई स्कूलों में डिफरेंसेस पूछ दिया जाता है। आसान है, टॉपिक इजी है, बट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। अब देखो, ऐसा नहीं कि ये जो सारे क्वेश्चन है वो स्कूल में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा ना कि ये क्वेश्चन किसी स्कूल में आया, किसी स्कूल में ये क्वेश्चन आया, किसी स्कूल में ये क्वेश्चन आया। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, जाकि ताकि जितने भी स्कूल है, सारे स्कूलों में क्वेश्चन है जो है वो मिल जाए। इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया था कि जितने भी स्कूल से, सारे स्कूलों में ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। ये मैं अभी लिख दे रहा हूँ कि ये पेपर में तुम्हारा छप कर आने वाला है। ये 100% गारंटीड है, ये पेपर में क्वेश्चन छप कर आएगा कि एक्सप्लेन द वेज इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस, एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। देखो, जो ग्लूकोज की ब्रोकन डाउन होती है, जो ग्लूकोज टूटता है, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एब्सेंस में और ऑक्सीजन की कमी में कैसे टूटता है, वहाँ ये वाला आपको आंसर लिखना है। इसका आपको पता होगा कि एक चार्ट दिया गया था, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में, प्रेजेंस में और कमी में, उस चार्ट में दिखाया गया था कि कैसे कैसे क्या क्या हमें मिलता है।
उसको अच्छे से समझ लेना। ये गारंटी है, ये 100% फिक्स है, ये पेपर में छप कर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन में ना आए। तो इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, ये मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, ये 100% स्कूल्स में पूछा जाएगा। एक भी स्कूल नहीं होगा कि ये क्वेश्चन ना पूछे, एक भी स्कूल नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट्स एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिख रहे होंगे, तो इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के इस फ्लो चार्ट्स को यहाँ पर फिल करना है। यहाँ ABCDEF जो दिया गया ना, इसको फिल करना है। जैसे दिया गया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमैक। एक मिनट, हाँ, तो स्टोमैक के वॉल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं वो कौन सा है, वो 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन से यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे कि एक तो HCl होता है, एक होता है म्यूकस, और तीसरा मैं आपको लिए यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, आप बताना तीसरा क्या था, ये आप कमेंट कर बताना। अभी मैंने कुछ देर पहले इसके बारे में बताया था। ठीक है, फिर यहाँ पर HCl का क्या फंक्शन होगा, क्या काम करता है HCl, म्यूकस क्या काम करता है, और ये जो मैंने तीसरा सस्पेंस रखा हुआ है इसका क्या फंक्शन है, इसके बारे में बताना। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको पीछे बताया भी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रिस्पिरेशन। ये भी बहुत सारे स्कूलों में पूछा जाता है, एरोबिक और अनएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर है। बहुत सारे स्कूल में ईजी है, पूछा जाता है। ठीक है ना, किसी किसी स्कूल में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है ईजी सा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ किडनीज। अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे स्कूल में पूछा जाएगा। किडनी का क्या रोल है, क्या क्या या फिर क्या फंक्शन है, यूरेटर का रोल या फिर उसका फंक्शन याद कर लेना। रोल फंक्शन एक ही चीज़ है, ठीक है ना, तो उसको याद कर लेना। यूरिनरी ब्लैडर का क्या रोल होगा, इसको याद कर लेना, ये क्या काम करता है। यूरेथ्रा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरेथ्रा का क्या रोल होता है, उसको याद कर लेना। ये पक्का है, ये भी बहुत सारे स्कूलों में ये भी क्वेश्चन जो है तुम्हारा आने वाला है। आई होप यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ये सब करना बिल्कुल भी मत जो बोलना, क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से पेपर में पक्का आएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है, बस इतने ही क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन करके जाओ। कोई भी सा स्कूल में पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन इससे ज़्यादा तुम्हारा पूछेगा ही नहीं। टॉपिक तो बहुत सारा है, ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपको पता होगा कितना बड़ा चैप्टर है, तो लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। ये बस केवल 8 क्वेश्चन है, बस इसको करके चल जाओ, पेपर में आएगा, यहीं से आता है, इससे आउट क्वेश्चन तुम्हारा नहीं जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होंगे, इसको तो करना बिल्कुल ही मत भूलना, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का। ठीक है, इसमें करना क्या होगा, इसमें याद रखना होगा कि जैसे यहाँ पर ये टंग होती, इसको बोलते हैं, ये इसको माउथ बोलते हैं, ये इसोफेगस है यहाँ पर, ये सब सारा जो नेमिंग होगा इसको याद रखना। और कुछ कुछ यहाँ पर इसके फंक्शंस भी आपको याद रखने हैं, जैसे पैनक्रियाज क्या करता है, या फिर लीवर क्या करता है, इसका क्या रोल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है। तो इसका फंक्शन भी हो सके तो याद कर लेना। अगर फंक्शन नहीं भी याद रहती है तो कम से कम इसको बनाने के लिए तो प्रैक्टिस एक बार कर ही लेना। क्योंकि अगर मैं अब बोर्ड परीक्षा पे तुम एग्ज़ाम दे रहे थे, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होते, अभी जो फाइनल बोर्ड परीक्षा होता, अगर फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होते तो मैं कहता यहाँ डायग्राम सीख कर मत जाना, बस उसको याद कर लेना कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिया हुआ है। बट जब चूँकि अभी तुम हाफ ईयरली की परीक्षा अपने स्कूल लेवल पर दे रहे हो, तो ये एक डायग्राम जो है बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ नेमिंग करने के लिए आता है, पहचानो कि ये इसका नाम क्या है, बस इतना ही आता है। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए अब बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 डायग्राम है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का और ये दूसरा तुम्हारा है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का। तो इसके नेमिंग को याद कर लेना और इसके डायग्राम को बना लेना। अभी हाफ ईयरली में प्री बोर्ड में ये डायग्राम बनाने के लिए दे देगा, हालांकि बोर्ड एग्जामिनेशन बनाने के लिए नहीं देगा, फिर भी प्रैक्टिस रह जाएगा तो बना लेना। ठीक है, और नेमिंग तो याद कर ही लेना यहाँ पर। और ये 2 डायग्राम और है, यहाँ पर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का दिया गया है और ये नेफ्रॉन का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। तो ये सारे डायग्राम है, इसमें ये टोटल 4 डायग्राम होगा, 2 इधर 2 इधर। इतना कर लोगे ये चैप्टर फिनिश, बस इतना ही आएगा। कोई सा भी स्कूल हो, क्वेश्चन यहाँ से तुम्हारा मिल जाएगा, ये गारंटीड है। ठीक है, फिक्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बायोलॉजी का ये सेकेंड चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसमें इस चैप्टर में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आपको कर लेना है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी विथ एग्जांपल। ह्यूमन बॉडी में जितने भी टाइप्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स है, तो 5 प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। उसको अच्छे से समझ लेना कि उसमें कौन कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, 5 का नाम याद रख लेना। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को भी लिख लेना है।
इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रट लो भाई, पेपर में 100% आएगा, ये 100% फिक्स है, गारंटीड है, ये पेपर में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तुम्हारा वॉलेंट्री एक्शन से रिलेटेड या फिर इनवॉलेंट्री एक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो करना ही करना है क्वेश्चन, कैसे भी ये तुम्हारा पूछा जा सकता है, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। फिर प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आता है, पूछ दिया जाता है व्हाट इज़ प्लांट हार्मोन, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। उसके 4 टाइप्स होते हैं, वो चारों टाइप्स को समझना, कौन सा ग्रोथ प्रोमोटर होता है, कौन सा ग्रोथ इनहिबिटर्स होता है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 100% चांस रख लो कि ये सारे स्कूलों में पूछा जाएगा, ठीक है। प्लांट हार्मोन से भी एक क्वेश्चन जो है परीक्षा में आता ही है। इसके बाद हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स भी कर लेना। हाँ, अब इसका देखो मेन और एक इंपॉर्टेंट चीज़, फंक्शन, इनका फंक्शन जरूर रट लेना। जैसे इंसुलिन का क्या काम है, एड्रिनल ग्लैंड क्या काम करता है, थायराइड ग्लैंड क्या काम करता है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करता है। ये 100% गारंटीड है, ये पेपर में छपकर आने वाला क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना, फिक्स है, आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जो डायबिटीज़ के कुछ पेशेंट्स होते हैं, इनको इंसुलिन की इंजेक्शंस क्यों दी जाती है, क्योंकि उसको उसकी शुगर लेवल बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है ये अपना बना के लिख लेना, और ये भी बहुत सारे स्कूलों में इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, बिल्कुल ही मत छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइड साल्ट एडवाइजेबल। आयोडाइड साल्ट का ही यूज़ करना ये एडवाइस क्यों दिया जाता है, ताकि एक प्रकार की डिजीज़ होती है गोइट्री, वो ना हो, जिसके वजह से हमें ये एडवाइस दिया जाता है कि आयोडाइड साल्ट का ही यूज़ करो। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख देना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन तुमको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से इतने तो करने हैं। इसके बाद आगे यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे सेरिब्रम का क्या फंक्शन है, सेरिब्रम का फंक्शन जरूर याद रख लेना। इसमें ये तीनों, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये गारंटी रख लो, पेपर में छपकर आएगा ये क्वेश्चन। इन तीनों से क्वेश्चन पेपर में 100% आने वाला है, इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब बॉडी का जो पोस्चर और बैलेंस होता है, इसको ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो ये करता है सेरिबेलम। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्कूलों में हर साल जो है पूछा जाता है, इसको अच्छे से कर लेना। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बोल दिया था कि टेंशन मत लो, लॉन्ग शॉर्ट हर टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, परीक्षा में आ जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर देखो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, इधर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग को दिखाए, तो हर टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको तो याद रख लेना कि ब्रेन कंट्रोल करता है पोस्चर और बैलेंस को, ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है पोस्चर और बैलेंस को, तो सेरिबेलम करता है, ठीक है। पोस्चर और बैलेंस कौन करता है, सेरिबेलम। आगे है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन या फिर ब्लड प्रेशर। अब इस तरह के जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इसको अब ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो इसको करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो यहाँ से इसका फंक्शन भी देखो, एक एक करके याद आपको हो रहा होगा। सेरिबेलम का फंक्शन क्या था कि ये कंट्रोल करता है ये बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को। मेडुला ऑब्लोंगाटा का फंक्शन भी यहाँ से आपको पता चल गया कि ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब। अच्छा, पोस्चर और बैलेंस कहने का मतलब क्या है, पोस्चर और बैलेंस कहने का मतलब है जैसे लिखना हो गया, राइटिंग हो गया, या पढ़ना हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ को ये कंट्रोल करता है। इसके बाद क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस लाइक राइटिंग। अब वॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि लिखना, अब लिखना इसको कौन ये कंट्रोल करता है, इसको करता है सेरिब्रम, इसको करता है कौन, सेरिब्रम। अच्छा, यहाँ पर आपको दो चीज़ आपको समझ में आएगा, मैंने यहाँ पर भी बोला था लिखना या पढ़ना, इसमें भी आपको मैंने बताया था ना। एक्चुअली में पोस्चर और जो बैलेंस है लिखना, लेकिन एक लाइनिंग में लिखना और सही सही लिखना, वो होगा पोस्चर एंड बैलेंस में। लेकिन सिर्फ अगर राइटिंग आता है, सिर्फ अगर रीडिंग आता है, सिर्फ अगर वॉकिंग आता है, तो फिर ये आपका सेरिब्रम होगा, ठीक है। ये वॉलेंट्री एक्शंस में रहेगा और सेरिब्रम होगा। लेकिन अगर बोला जाए वॉकिंग है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, वॉकिंग कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में हमें वॉकिंग करना है, तो इस चीज़ को कौन बैलेंस करेगा, ये करेगा सेरिबेलम। लेकिन सिर्फ अगर वॉकिंग कर रहे हैं तो वो कौन करेगा, सेरिब्रम,
तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको आपको समझना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से समझ लेना, ये पेपर में तुम्हारा आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस क्वेश्चन आपका यहीं से मिल जाएगा, क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आना रहेगा आपका, यहीं से आ जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, बस इतने क्वेश्चंस को करके कर लेना, ये पक्का आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिख रहा होगा, एक ये रिफ्लेक्स आर्क का और ये दूसरा ह्यूमन ब्रेन का। तो इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। इसमें करना क्या होगा, इसमें यहाँ सब ये सब जो नेमिंग है इसको याद करना है। ठीक है, परीक्षा में यही सब जो नेमिंग है वो पूछा जाता है, इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना ये दोनों को। ठीक है, ये पक्का आएगा। तो यहाँ पर ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया बायोलॉजी का। बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर भी बहुत सारे स्कूलों में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर करवा दे रहा हूँ। जिन स्कूलों में आएगा तो वो यहाँ से क्वेश्चंस को देख लो, और अगर आपका नहीं भी आ रहा है तो फिर भी इसका स्क्रीनशॉट करके रख लो, ये आपका प्री बोर्ड में भी काम दे देगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है भाई, रट लो, ये भी बहुत सारे स्कूलों में पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ से जो है ना पूछा जाता है, 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से गारंटी है, 100% फिक्स है तुम्हारा, यहाँ से शॉर्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे यहाँ पर कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स दिए गए हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा हमें एक्सप्लेन नहीं मैंने करा हुआ है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भी है। अब जैसे इसमें सिर्फ हमने क्या करा, एग्जाम्पल्स लिख दिया है, तो एग्जाम्पल्स डायरेक्टली पूछा जाएगा तो ये सब लिख सकते हो। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा तो बाइनरी फ्यूजन खुद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, मल्टीपल फ्यूजन के बारे में पढ़ लेना, रीजनरेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, और एग्जाम्पल तो आपको याद रखना ही है। जैसे बाइनरी फ्यूजन का अगर आपको एक एग्जाम्पल लिखने के लिए दिया जाए तो एमोeba या फिर लिस्टमैनिया दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हो। मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल लिखने के लिए बोला जाए तो आप प्लाज्मोडियम या फिर मलेरिया पैरासाइट, इनमें से कोई सा भी एक लिख सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल याद रख लेना। ठीक है, कम से कम 2 रख लेना। नहीं होता, देखो 2 याद रखोगे तो हो सकता है एग्जाम के समय एक तो याद रहेगा, एक भूल भी गए तो इसीलिए 2 एग्जाम्पल याद रखना। रीजनरेशन का एग्जाम्पल होता है प्लानेरिया और हाइड्रा। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि भैया हाइड्रा तो बडिंग में होता है। बिल्कुल, हाइड्रा बडिंग में भी होता है और रीजनरेशन में भी होता है। तो आपके अगर एनसीईआरटी बुक को देखो अपने, अगर एनसीईआरटी बुक में, तो वहाँ पर रीजनरेशन में प्लानेरिया और हाइड्रा दोनों का जिक्र है, दोनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसीलिए मैंने हाइड्रा लिया हुआ है। ये मत बोलना कि भैया हाइड्रा तो बडिंग में होता है बडिंग में भी होता है, नो डाउट, बट ये रीजनरेशन में भी होता है। तो रीजनरेशन में भी आप ये 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसके अगर अच्छा एक मिनट और, अगर आपका बोला जाए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिखने के लिए तो प्लानेरिया लिख लेना, अगर 2 एग्जाम्पल लिखने के लिए बोला जाए तो हाइड्रा लिख लेना। ठीक है, इसके बाद है बडिंग, तो बडिंग में हाइड्रा लिख लेना। आपके एनसीईआरटी बुक में हाइड्रा दिया हुआ है, हालांकि ईस्ट नहीं दिया है, बट ईस्ट भी होता है। ठीक है ना, ईस्ट भी बडिंग के थ्रू ही रीजनरेट होता है। आगे है स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में आपके एनसीईआरटी बुक में राइजोपस जिसको हम ब्रेड मॉल्ड भी कहते हैं, ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है, इसको याद कर लेना। हालांकि म्यूकर, पेनिसिलिन, ये सब भी स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल होता है। इसके बाद आ जाते हैं जो कि है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन में आपको याद रख लेना स्पायरोगारा, ये एक प्रकार का ग्रीन एल्गी होता है जो कि पॉन्ड्स या फिर लेक्स में पाया जाता है। तो ये सब सारा याद रख लेना, इसके एग्जाम्पल्स को, ये पेपर में आता है इसलिए मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% है, ये सारे स्कूलों में यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत सारे स्कूल में पूछ दिया जाता है, जैसे यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स लिखो। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जाम्पल होता है जैसे पपाया या फिर वाटरमेलन, या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जाम्पल होता है जैसे हिबिस्कस या फिर मस्टर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, राइट डिफरेंट मेथड टू स्टॉप पॉपुलेशन ग्रोथ और प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये लगभग 100% स्कूलों में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ये 100% फिक्स है, ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन आएगा। हर स्कूल में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर इसमें पूछा जा सकता है कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कौन कौन सा मेथड का यूज़ करा जाता है, या तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के लिए हम लोग कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं,
किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए गए हैं, ये सब सारे मेथड्स आपको याद रख लेने हैं। जैसे कुछ केमिकल मेथड्स होता है, कुछ बैरियर मेथड्स होता है, कुछ सर्जिकल मेथड्स होता है और कुछ इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, जिसको शॉर्ट में हम IUCD कहते हैं। अब केमिकल मेथड में क्या आ जाता है, हम कोई भी जैसे टैबलेट वगैरह होता है ना, वो खा लेते हैं, जैसे कि ओरल पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वैजिनल पिल्स, ये सब कुछ पिल्स आते हैं जो कि केमिकल मेथड्स में शामिल है। बैरियर मेथड में जैसे कॉन्डम, डायफ्राम और या फिर सर्विकल कैप्स, ये सब आता है। सर्जिकल मेथड में जैसे ऑपरेशन वगैरह करवा दिया जाता है, जैसे मेल्स में वेस्कोटॉमी को उसका सर्जिकल करवा दिया, इसका ऑपरेशन करवा दिया, या फिर फीमेल्स में ट्यूबेकोटॉमी का जो है ऑपरेशन करवा दिया गया, ठीक है। और इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कॉपर टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। वेजिना के अंदर कॉपर टी को इंसर्ट करा जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर को सुधार लेना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आगे 5 से शुरू होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सारे स्कूलों में आएगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है। एंड नेम 2 डिजीज काउज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। 2 डिजीज का नाम बताओ जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, और 2 डिजीज का नाम बताओ जो वायरल इन्फेक्शन से होता है। अगर परीक्षा में डायरेक्ट आ जाए कि एग्जाम्पल लिखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, तो आप कोई सा भी इनमें से 4 में से कोई सा भी 2 लिख सकते हो। बट परीक्षा में अगर ये आ जाए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का ये लिखना है, तब तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का आपको ये दोनों डिजीज़ का नाम लिख देना है। गोनोरिया और साइफिलिस ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, ठीक है। और अगर वायरल इन्फेक्शन से पूछा जाए तो आप वार्ड्स और या फिर HIV एड्स ये लिख लेना, ठीक है। वार्ड्स और HIV एड्स, समझ में आया। ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं। बाकी होता क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये आंसर पूरा नहीं है, बस मैंने हिंट दिया हुआ है, ये एग्जांपल मैंने दे दिया है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता क्या है, इसको याद कर लेना। ये भी पेपर में तुम्हारा आएगा, 100% आएगा, ये गारंटी है। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। अब फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसको एक्सप्लेन करो। इस तरह का क्वेश्चन आता है। फीमेल के पुबर्टी से भी पूछा जाता है कि पुबर्टी के दौरान फीमेल्स में क्या क्या चेंजेज आते हैं, ये सब आपको लिख लेना है, ठीक है। अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर लेना। फिर फर्टिलाइजेशन किसी किसी स्कूल में छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि इसका आने के चांसेस कम है, लेकिन बहुत मतलब आ जाता है किसी किसी स्कूल में रेयरली, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी दे दिया है। फिर ये भी बहुत सारे स्कूलों में पूछ दिया जाता है, पॉलिनेशन क्या होता है। इसमें 2 टाइप होता है पॉलिनेशन का, एक होता है सेल्फ और दूसरा होता है क्रॉस। ये दोनों क्या होते हैं इसको याद कर लेना। फिर यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जैसे कि जो DNA है कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो DNA की कॉपिंग है ये रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन में क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DNA वाला, इसको जरूर कर लेना, ठीक है ना। बिल्कुल ही ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग करवा रहा हूँ ना, ये हर स्कूल में पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 95% स्कूलों में या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो भी बच्चे के जो स्कूल होंगे या तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जाएगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का दोनों कर लेना, ठीक है। या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा, दोनों में से एक 100% कन्फर्म्ड है, ठीक है। तो दोनों का दोनों कर लेना। अब ये तुम्हें भी नहीं पता होगा कि मेल आएगा या फीमेल वाला आएगा, ठीक है ना। तो इसको कर लेना है, इसका फिगर भी ड्रॉ करने के लिए सीख के जाना है। हालांकि आगे मैं यहाँ पर तुम्हें डायग्राम भी बताऊंगा, फिलहाल अभी मैं यहाँ पर तुम्हें बता दे रहा हूँ कि इसको डिस्क्राइब कर लेना, थोड़ा सा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लेना। डायग्राम तो करना ही करना है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है कि हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नूरिश्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल ही मत छोड़ना, ये भी बहुत सारे स्कूलों में पूछा जाता है, और NCERT का क्वेश्चन है ये वाला NCERT का क्वेश्चन है, तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं डायग्राम में। देखो जो भी क्वेश्चन आने रहेंगे, कोई सा भी स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इतने यहाँ से तुम्हारा फिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा। डायग्राम में आ जाते हैं। डायग्राम आपको क्या क्या करना है, तो जैसे कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला कर लेना डायग्राम। इसमें क्या क्या आपको करना है, और इस डायग्राम में इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है। जनरली जो क्वेश्चन है फंक्शन से ही पूछा जाता है। जैसे यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछ देगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन बताओ, वास डिफरेंस का फंक्शन बताओ, स्क्रॉटम का फंक्शन बताओ, या टेस्टिस का फंक्शन बताओ। यहाँ तक
यहाँ तक जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है। इसके बाद यहाँ से जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस याद कर लेने, जैसे कि ओवरीज क्या काम करता है, ओविडक्ट्स क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, यूटेरस और वेजिना का क्या फंक्शन होता है। तो ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए या पार्ट्स के लिए इसको याद कर लेना, इनके फंक्शंस को। और ड्रॉ करने के लिए तो सीख ही लेना है कहाँ पे इसका क्या नाम है, भाई ये तो करना ही करना है। मतलब पेपर में तो आना ही आना है दोनों में से एक क्वेश्चन, ज़्यादा चांस रहता है मेल वाला ही आने का, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं फीमेल वाला नहीं आता है, बट हाई चांसेस मेल वाला ही पूछा जाता है, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में। लेकिन फीमेल वाला भी कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 फिगर और कर लेना है। बाय द वे यहाँ से अगर ये दोनों फिगर मिस होता है तो ये दोनों फिगर में से एक आ जाएगा, लेकिन आएगा गारंटी है। देखो 99% चांस है कि ये दोनों फिगर में से ही आएगा, बट अगर मान के चलो 1% मिस हो गया तो ये दोनों आएगा, और इसके अलावा कोई फिगर है भी नहीं। तो ये चारों फिगर कर लेना, इसका नाम याद रख लेना, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा नाम है। ऐसे चांस है यही दोनों आएगा, बट किसी तरह से मिस हो जाए तो ये आ जाएगा। मैं नहीं चाहता किसी तरह से किसी भी बच्चा का कोई भी क्वेश्चन मिस हो, इसी वजह से मैं हर वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ जहाँ से क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा बनेगा, ठीक है। तो इसको कर लेना। यहाँ पे आपको पता होगा कि जो पिस्टिल होता है ये फीमेल पार्ट होता है इस फ्लावर का, और ये जो एंथर या फिर स्टिग्मा होता है, ये स्टेमन होता है, ये मेल पार्ट होता है। तो ये सब सारा नाम भी याद रखना। तो बायोलॉजी पोर्शन यहाँ पर फाइनली ख़त्म हो चुका है। बायोलॉजी में जो जो क्वेश्चन आने हैं वो मैंने यहाँ पर तुमको करवा दिया है, साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर भी एक्सप्लेन करा हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग लाइट रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन। एंड आपको पता होगा ये फिजिक्स का चैप्टर है, फिजिक्स के अभी मैं यहाँ पर आपको आगे क्वेश्चन जो है बताने वाला हूँ सभी चैप्टर के। एक बात याद रखना, फिजिक्स में ये जो चैप्टर है लाइट रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन, इसमें क्या है, इसमें मतलब क्या है, सिर्फ इमेज फॉर्मेशन ही मोस्ट ऑफ द मतलब देखा जाए तो पेजेस में है। तो आधा से ज़्यादा जो इसमें जो चैप्टर भरा पड़ा है ये सिर्फ वो इमेज फॉर्मेशन से ही भरा पड़ा है। तो इसका इमेज फॉर्मेशन ज़रूर सीख लेना। अब जैसे आपको यहाँ पर रे डायग्राम जो है पूछा जा सकता है, इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सी, एट सी, सी और एफ पे रखेंगे, एफ या पोल के बीच में रखेंगे। तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, ये सब आपको अब याद रख लेना है। और इसका रे डायग्राम भी आपको अच्छे से खींच के समझ के जाना है। ये तो भाई 100% छपा हुआ है पेपर में, ये आपको ही पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता ही है, आपको ही पता होगा कि जो रे डायग्राम से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं करके जाते हैं। बट मेरा काम है फिर भी आपको बताना, नहीं छोड़ना। ये सोचोगे कि बाय द वे नहीं आएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दे दिया है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो इमेज की पोजीशन होती है फोकस पे बनती है। इमेज की जो साइज होती है ये हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज होती है। इसका जो इमेज बनता है नेचर होता है इमेज का, क्या होता है, इमेज का जो नेचर होता है रियल और इन्वर्टेड होता है इन्फिनिटी पे रखने पर। बियॉन्ड सी में रखते हैं तो जो इमेज की पोजीशन होती है बिटवीन एफ एंड सी होता है। इसका जो इमेज की जो साइज़ होती है वो डिमिनिश्ड होती है, और नेचर ऑफ द इमेज क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। इस तरह से ये सब सारा इमेज फॉर्मेशन करके ये सब सारा याद कर लेना। अभी मैं इसको बताने जाऊँ तो वीडियो लंबा होगा, मैं नहीं चाहता वीडियो लंबा हो, ठीक है। तो ये सब सारा मैंने यहाँ पर दे दिया है, ये सब सारा याद रख लेना। देखो ये एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर ये सारे केस में रियल और इन्वर्टेड है, यहाँ तक रियल और इन्वर्टेड है। सिर्फ यहाँ पर एक ही केस है बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ पर देख लो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, जो नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो ये स्पेशल वाला जो होगा इसको जरूर याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे इमेज बनता है, ठीक है। तो एक तो ये करना है इमेज फॉर्मेशन, और इसके बाद एक स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होगा जिसमें आपने पढ़ा होगा साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, उसको याद कर लेना, ठीक है। ये भी परीक्षा में आता है। तो इधर मैंने देखा मिरर का इमेज फॉर्मेशन, और इधर आपका यहाँ पर आ गया लेंस का इमेज फॉर्मेशन, तो इसको भी कर लेना। इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड 2f, एट f, बिटवीन f एंड 2f, f पे रखेंगे तो क्या होगा। हालांकि इसका जो मैंने यहाँ पर जो टेबल था ये दे दिया था, बट यहाँ पर टेबल नहीं दिया हुआ है, तो इसका देख लेना, ठीक है ना। ये आपको NCERT बुक में ईजिली मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर का आप लोग को यहाँ पर दिया है, ध्यान दो, यहाँ पर मैंने सिर्फ कॉनकेव मिरर का दिया है, और यहाँ पर मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस का दिया है,
ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन है। जबकि अगर आप कॉन्वेक्स मिरर में देखो, ये तो कॉनकेव मिरर का ना, कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो ही होता है, या तो इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं या फिर बियॉन्ड सी रखते हैं, ठीक है ना। तो उसमें दो ही केस है और दोनों केस में वर्चुअल और इरेक्टी जो नेचर है वो होता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने उसको नहीं दिया हुआ है। वो ईजी है, वो तुम भी कर सकते हो। और इसका भी वही कंडीशन है, इसमें भी मैंने सिर्फ यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का दिया हुआ है, आप लोग कॉनकेव लेंस का कर लेना, ठीक है। इसका कर लेना, दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको बना लेना, परीक्षा में आने का हाई चांसेस है, इसको कर लेना, ठीक है ना। इसका आपको रे डायग्राम भी खींचने के लिए बोला गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो रहेंगे, इतना आपको ही पता होना चाहिए। इसमें देखो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, इन क्वेश्चंस को कर लेना, ये परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, फिलहाल मैं भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो वीडियो है ये लंबा हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है, इसको एटलीस्ट यार तुम खुद से पढ़ के इसको अच्छे से, इसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो करवा लो। क्योंकि न्यूमेरिकल अगर मैं क्वेश्चन पढ़ भी दूँ तो मुझे न्यूमेरिकल अभी तो मैं बना नहीं पाऊंगा ना, बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो फिलहाल अभी न्यूमेरिकल मैं नहीं बना रहा हूँ, इसको अपने से कॉपी में एक बार बना लेना, ठीक है। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन आंसर्स की पॉसिबल होगी वहाँ पे मैं तुमको जरूर बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिया गया नेम द टाइप्स ऑफ मिरर यूज्ड बाय। अब जैसे डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट कौन सा मिरर का टाइप यूज़ करता है? जो डेंटिस्ट लोग होते हैं ये लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। जो ड्राइवर होता है एज रियर व्यू मिरर यूज़ करता है किस मिरर को? ये कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करता है एज अ रियर व्यू मिरर के रूप में। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन और है, जैसे कि हेडलाइट या फिर सर्च लाइट में, कार का जो हेडलाइट या फिर सर्च लाइट होता है, इसमें कौन से मिरर का यूज़ होता है? या फिर जो एटीएम होगा या फिर जो भी शॉप्स होते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए कौन से मिरर का यूज़ करा जाता है? सोलर फर्नेसेस के लिए कौन से मिरर का यूज़ करा जाता है? तो ये सब सारा नेमिंग आपको याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 आप लोग को तो करवा दिए हैं, ये तीनों का आंसर जिस भी बच्चा को आएगा वो कमेंट करके बताना, ठीक है। इसका आंसर अगर आएगा तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चन यहाँ से कर लेना, ये पेपर में तुम्हारा 100% फिक्स है कि पूछा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो। यहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें यहाँ फोकल लेंथ निकालना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। इसको F1 F2 मान लेना, यहाँ से 1/f निकाल लेना, जो कि फॉर्मूला होगा 1/f1 + 1/f2। और इसके बाद फिर पावर ऑफ, यहाँ पर पावर आपको निकालने के लिए बोला है, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है 1/f, ये यूज़ कर लेना, ये बन जाएगा, ठीक है। इसको कर लेना, पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, इसको कर लेना, ये भी एग्जामिनेशन में आता है। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, ये भी इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको कर लेना। देन यहाँ पर रिफ्रैक्शन से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया होगा, इसको करके जाना, जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। फिर आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको न्यूमेरिकल में ही दिया गया है, इसको कर लेना, जिसमें आपको यहाँ पर फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला गया है लेंस का, ठीक है। इसको कर लेना। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। कोई सा भी स्कूल में पढ़ रहे हो आएगा एग्जामिनेशंस में, यहीं से आएगा, इससे आउट क्वेश्चन तुम्हारा नहीं जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर ये जो लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, इसमें आपको बस यही सब क्वेश्चन करने हैं, बस इतना ही है। इसके बाद बहुत सारे स्कूलों में ये ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड भी आ रहा है, तो टेंशन मत लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो रे डायग्राम है वो खींच लेना है। किसका रे डायग्राम को करना है? सो दैट रिफ्रैक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में, ये जो ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में आपने एक रे डायग्राम पढ़ा होगा, या अगर वाइट लाइट यहाँ से आता है तो ये जो स्प्लिट होता है, ये 7 कलर्स में जो स्प्लिट हो जाता है ना, जो आपने पढ़ा होगा विबग्योर के बारे में। इस तरह से विबग्योर का नाम भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे ऊपर में V होता है, सबसे नीचे में R होता है, ये वाला तो ये सब तो याद रखना ही रखना है आपको, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे बनेगा, एंगल ऑफ इमरजेंस कहाँ पे बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ पे बनेगा, ये सब आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसमें एक क्वेश्चन और भी दिया गया है कि इफ़ इंस्टेड ऑफ ए रे बीम ऑफ वाइट लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म, अगर इस प्रिज्म में वाइट लाइट्स की बीम अगर फॉल होती है तो बताओ क्या होगा। ये सब आपको आंसर कर लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ईजी है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, एक व्हाइट लाइट 7 कलर्स में जो डिस्पर्स हो जाता है उसी को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ये क्यों होता है तो इसका रीज़न लिख लेना। इसके बाद है प्रिस्बायोपिया क्या होता है, इसके कारण को लिख लेना है और कैसे इसको हम करेक्ट करते हैं इसको लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब क्वेश्चन दिया गया है अ पर्सन यूजेज कॉन्वेक्स लेंस स्पेक्टिकल्स। एक पर्सन है जो कि अपने चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर रहा है, तो व्हाट विजन डिफेक्ट डज ही हैव, तो उसे कौन सा विजन का डिफेक्ट है, इसका आपको डायग्राम बनाना है और शो करके दिखाना है इसके डिफेक्टिव आई को, जो भी डिफेक्टिव आई होगी उसको शो करके दिखाना है। अच्छा, ये आपने सोचा है जो कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया, कॉन्वेक्स लेंस कब लगाया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस तब लगाया जाता है जब उसे हाइपरमेट्रोपिया हो। जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो जो डायग्राम होता है आपको पता होगा कि जो रेटिना में नहीं बन के आगे चला जाता है। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। तो आपको यहाँ पर वही रे डायग्राम खींच कर दिखाना है इसका डिफेक्ट आई के लिए। इसको कौन सा विजन है तो हाइपरमेट्रोपिया है। फिर क्वेश्चन है कि टू शो द करेक्शन विद द लेंस। अब लेंस के साथ कैसे इसको हम करेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस बना के दिखा देना है। इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस बना के दिखा दोगे और जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर दिखा देना है। तो इसका डायग्राम कर लेना। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एंड इसी टाइप का ही एक क्वेश्चन मायोपिया से पूछा जाता है कि मायोपिया का क्या कारण होता है, तो मायोपिया का कारण क्या होता है बताना। ठीक है, मायोपिया का क्या कारण होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम बताएं हम देखें तो जैसे हाइपरमेट्रोपिया का कारण क्या होता है, जो इमेज बनती है वो रेटिना के पार हो जाता है। बट अगर मायोपिया में देखा जाए तो जो इमेज होती है रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, तो वो कारण होता है, उसको लिख लेना है। कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं तो वही डायग्राम आपको बनाना है। इसके लिए कौन सा लेंस का यूज़ करेंगे तो कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। रे डायग्राम बना के दिखाओ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 100% तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना, गारंटी है क्वेश्चन में ये आएगा। इसके बाद रेनबो फॉर्मेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनबो अगर बनता है स्काई में तो इसके पीछे का क्या कारण है, ये पता होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के कारण होता है, तो इसको कर लेना। ठीक है, ये भी पेपर में कहीं कहीं आता है। फिर एक क्वेश्चन इसको तो जरूर करना, ह्यूमन आई वाला जो डायग्राम है इसको जरूर कर लेना और इसमें कुछ फंक्शंस याद कर लेना, जैसे कि कॉर्निया का क्या काम है, इरिस, लेंस, रेटिना और सिलियरी मसल। सबसे इंपॉर्टेंट ये सिलियरी मसल्स है, इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना। सिलियरी मसल्स का क्या फंक्शन है, तो इतने क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। मैं ये गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ये 100% फिक्स है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, पक्का आएगा। ये पेपर में सोच लेना कि ये सब सारा क्वेश्चन जो है वो छपकर आने वाला है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से मत छोड़ना, एक भी नहीं, सारे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड हो गया। अब चलो, बहुत सारे स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के भी क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं करवा दे रहा हूँ। अगर आपके एग्जामिनेशंस में नहीं आ रहा होगा तो इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, या फिर मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी इन क्वेश्चंस को देख लो, इसका स्क्रीनशॉट करके रख लो, ये फ्यूचर में आपका काम देगा प्री बोर्ड या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। ठीक है, वहाँ पर भी ये काम दे देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, ये 100% आता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन डेराइव करने के लिए रहता है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन डेराइव करने के लिए रहता है, ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना, H=I²RT, यही वाला एक्सप्रेशन आपको डेराइव करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको डेली लाइफ का 3 एप्लीकेशंस भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का लिखना है। तो एक तो ये करना ही करना है, ये पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसका यूनिट भी याद करने ला, यूनिट वाट होता पता होगा, और P=I²R, इसके रिलेशन को डराइव करने के लिए सीख लेना कैसे ये आता है। फिर रेसिस्टिविटी क्या होता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो रेसिस्टेंस होता है, जो कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर पे, ये कर लेना। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टिविटी वाला पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, उसको कर लेना। फिर ओम्स लॉ करना ही करना है, पेपर में तो छपने वाला क्वेश्चन है ये भी, और इसका ग्राफ से भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ओम्स लॉ का ग्राफ को भी ड्रॉ करने के लिए सीख लेना। इसके बाद यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में ये दिया भी है। एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से 4 क्वेश्चन होंगे, जो कि मोस्टली यही दोनों से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक लैंप्स में हम लोग जो फिलामेंट यूज़ करते हैं वो टंगस्टन का क्यों करते हैं, या फिर जो सीरीज अरेंजमेंट होती है डोमेस्टिक सर्किट्स में हम क्यों नहीं करते हैं, और हम पैरेलली क्यों अरेंजमेंट करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ठीक है,
तो आई होप यहाँ तक तुम कर लोगे, ये पेपर में तुम्हारा गारंटी आएगा। इसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी याद रखना जो कि परीक्षा में आता है, जैसे कि 1 मिली एम्पेयर, इसको बोलते हैं मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। तो इसको 10 का पावर यहाँ पर फिल कर देना -3, ठीक है ना। ओके चलो, इसके बाद यहाँ पर 1 इसको पढ़ते हैं म्यू। म्यू मतलब ये माइक्रो है, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर, ये मिली एम्पियर है या माइक्रो एम्पियर है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 का पावर -6 एम्पियर, ठीक है। ये आंसर है, यहाँ पर आपको फील करने के लिए रह सकता है या मल्टीपल चॉइस में रख सकता है, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट 1 या 2 मार्क्स में कैसे भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 का पावर -6 एम्पियर, इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद गैल्वेनोमीटर का क्या फंक्शन होता है, ये क्या काम करता है। वोल्ट मीटर क्या फंक्शन करता है, ये याद रखना। और अमीटर क्या फंक्शन करता है, इसको याद रखना। छोटा छोटा क्वेश्चन है बट परीक्षा में आता है। इसके बाद जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम एक प्रकार का एलॉय होता है जो कि किस चीज़ का बना होता है, ये भी याद रखना, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। ये भी परीक्षा में तुम्हारा गारंटी है, पूछा जाएगा। जो नाइक्रोम होता है ये निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इन सब का एलॉय होता है, इन सब में इसका मिक्सचर होता है नाइक्रोम। इसके बाद रियोस्टैट क्या होता है, इसको याद कर लेना। एंड यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें जो भी रेसिस्टेंस यूज़ हो रहा है x से y तक बीच में, तो आपको यहाँ पर टोटल रेसिस्टेंस निकालना है x से y तक में, तो इसको करना है। इसके बाद आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। तो इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी तुम्हारे एग्जामिनेशंस में आएंगे, और इन न्यूमेरिकल्स को आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लिख दिया है। तो इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना, हाई चांसेस है कि परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन तुम्हारा आ जाए, ठीक है। तो इनको कर लेना। तो यहाँ पर फिजिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मुझे पता है कि फिजिक्स में टोटल 4 चैप्टर है, तो 3 चैप्टर्स तो आ ही जाएगा सारे स्कूलों में, 3 चैप्टर में 2 तो आ ही जाएगा। इसके बाद एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यार चारों का चारों थोड़ी आप ईयरली में आएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैंने 3 चैप्टर करवा दिए हैं। आ जाता है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब इसमें देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है या फिर कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसमें से देखो तो इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो Na ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पर Na आंसर हो जाएगा इसका। या फिर बोला जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, तो वो आपको यहाँ से पहचानना है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है या फिर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। या तो ये आएगा ऑक्सीडाइज्ड या फिर रिड्यूस्ड, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी कर लेना। ए शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स है, जिसको हीट करने के बाद, एयर में हीट करने के बाद वो ब्लैक कलर का मिलता है, तो एलिमेंट एक्स क्या होगा, और ब्लैक कलर कंपाउंड जो फॉर्म हुई वो क्या होगा, इसको कर लेना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है व्हाट हैपेंड व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स एडेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ग्रैन्यूल्स यानी ZN को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करते हैं, यानी H2SO4 के साथ ऐड करते हैं, तो क्या होगा। तो ये क्या होगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म होगा, तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो वही आपको लिख देना है, केमिकल रिएक्शंस भी आपको लिख लेना है। तो ये मतलब ईजी है बट इंपॉर्टेंट है, ये स्कूलों में कई बार पूछा जाता है, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। देन आगे यहाँ पर दिया गया है कि एक सब्सटेंस एक्स का सॉल्यूशन है जिसका यूज़ वाइट वॉशिंग के लिए करा जाता है। किसका यूज़ वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है सॉल्यूशन का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये तो पता होगा, ठीक है। तो सब्सटेंस एक्स क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसका फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, इसका फॉर्मूला CaOH लिख देंगे। इसका पूरा केमिकल रिएक्शंस करके दिखा देना, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो चूना होगा, इसको वाटर के साथ आपको मिक्स कर देना है, और यहाँ से जो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो जो इवॉल्व होगा, वो सब सारा लिख देना, ठीक है। इस तरह के इसके क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आपको यहाँ पर जिंक का और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जो रिएक्शन होगी वो आपको लिखना है। एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये किस प्रकार का रिएक्शन है वो भी लिख लेना है। तो ये जो रिएक्शन होगी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, बाकी रिएक्शन तुम लिख लेना, ठीक है। जिंक और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दोनों का रिएक्शन को कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने डाला है। हालांकि ईजी है, बहुत आसान है बट इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है अच्छे से समझ लेना, इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेना, परीक्षा में आता है तो इसके डिफरेंसेस को अच्छे से कर लेना। इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई बार डायरेक्ट परीक्षा में आ जाता है, क्या होता है और इसका टाइप्स कितने हैं उसको एक्सप्लेन करो। इसका 3 टाइप्स होता है, पता होगा, थर्मो डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और उन सब का एग्जाम्पल भी याद कर लेना, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा में, इससे भी क्वेश्चन समझ लो 100% तुम्हारा आता ही है। इसके बाद दिया गया है कि अगर फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया जाए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को अगर हीट किया जाए यानी FeSO4 को हीट किया जाए तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमें Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड ये सब मिलता है। इस रिएक्शन को तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, ये भी 100% चांस है पेपर में आने का, ठीक है, इसको बिल्कुल ही मत छोड़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर अब आपको कुछ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं एंड ये किस टाइप की रिएक्शन है ये भी बताना है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी उसको लिख दो, और ये किस टाइप ऑफ रिएक्शन है, किस तरह का टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो उसका टाइप भी लिख देना। इसी प्रकार से एल्युमिनियम को अगर हम आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट मतलब आयरन ऑक्साइड के साथ मिला देंगे तो रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा उसकी इक्वेशन को लिख लेना है, और ये किस टाइप की रिएक्शन होगी वो लिख देना है। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो ये भी डिकम्पोजिशन ही होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा तो उसको लिख लेना है। मीथेन गैस का जो बर्निंग होगा उसके इक्वेशन को लिख लेना है, बताना है फिर ये किस प्रकार की रिएक्शन है। फोटोसाइंथेसिस किस प्रकार का रिएक्शन है, तो ये सब आपको लिखना है, ठीक है। ये सब बिल्कुल ही मत छोड़ना, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ये मत सोचना मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ तो नहीं आएगा, ये आएगा भाई आएगा। ये मत सोचना कि मैं अगर 100% नहीं बोल रहा हूँ तो नहीं आएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, जितने भी अभी मैं करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन करके जाना, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि कॉपर पाउडर इज टेकन इन ए चाइना डिश। अब हम कॉपर पाउडर को अगर चाइना डिश में ले लेते हैं और उसको अगर हम बर्नर के ऊपर में हीट करते हैं तो नेम द प्रोडक्ट फॉर्म, तो कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, उसका कलर क्या होगा, इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा, इस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पर देख लो ये कॉपर पाउडर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देखो हीट किया जा रहा है चाइना डिश के ऊपर में, तो इससे क्या मिल रहा है हमें, कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, तो बस इस रिएक्शन को लिख लेना है। और जो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला, ठीक है। इसका कलर में क्या चेंज हुआ वो लिख लेना, ब्लैक कलर का हो जाता है वो सब आपको लिख लेना है। इसके बाद इसका केमिकल इक्वेशन लिखना था, जो कि इस इक्वेशन को तुम लिख कर दिखा सकते हो। तो ये फिलहाल मैंने हिंट दे दिया है, आप आंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि वाई सिल्वर क्लोराइड स्टोर्ड इन डार्क बोतल। सिल्वर क्लोराइड को डार्क बोतल में क्यों स्टोर करके रखा जाता है, क्यों स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है सन की लाइट के साथ, ठीक है। सन की लाइट से ये रिएक्ट करके ये जो सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये ग्रे कलर का हो जाता है, जिसके वजह से इसको डार्क बोतल्स में स्टोर करके रखा जाता है। तो इस तरह से आंसर का आपको लिखना है, और ये भी क्वेश्चन 100% रख लो, परीक्षा में तुम्हारा आने वाला है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है वाई सिल्वर ब्रोमाइड यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सिल्वर ब्रोमाइड को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए क्यों यूज़ करा जाता है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसमें से बताओ कौन सा ऐसा है जिसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं हम ब्लैक एंड फोटोग्राफी के लिए, याद रखना, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं इसका आंसर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। फिर कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ लेना, कोरोजन क्या होता है, इसका प्रिवेंशन क्या है, या फिर रेंसिडिटी क्या होता है, कैसे हम फूड को रेंसिड होने से बचा सकते हैं, पढ़ लेना भाई, परीक्षा में आता है। इन टॉपिक से भी रिलेटेड किसी किसी स्कूल में पूछा जाता है, हालांकि चांस कम है, कोरोजन और रेंसिडिटी से अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आते हैं, बट किसी किसी स्कूल में पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने लिया हुआ है, तो इग्नोर नहीं करना, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जो कलर होती है अगर आयरन नेल के साथ डिप करा जाता है, हम लोग सिंपल क्या है कॉपर सल्फेट, और ये जो ये आयरन कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 होगा ना, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 होगा, और आयरन का फॉर्मूला क्या होगा Fe,
और कॉपर सल्फेट का क्या होगा CuSO4। अब इसका जो रिएक्शन होगा बस इस रिएक्शन को कर लेना और बताना है कि क्यों जो इसकी कलर है वो बदल जाती है, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। चूँकि रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन को लिख के दिखा देना है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ऑर्डिनरी ब्लू कलर का हो जाता है वो फेड हो जाता है, आयरन का जो कलर होता है वो ब्राउनिश टाइप में हो जाता है, ये सब आपको लिखना है, ठीक है ना। पढ़ लेना अच्छे से, इसके आंसर्स को करके जाना। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से बस इतने क्वेश्चन है, इतने कर लिए। इससे आउट क्वेश्चन और आपका एक भी नहीं पूछा जाएगा, मैं ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इतने क्वेश्चन करके जाओ, परीक्षा में आएगा यहीं से आएगा। इसके बाद आ जाते हैं अगले चैप्टर में जो कि है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। अब देखो ये जो चैप्टर होगा ना, इस चैप्टर से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बहुत सारा बनता है। आपको इसमें बहुत सारे, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है और ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ सकता है। एक भी इसमें से आपको छोड़ना नहीं है, एक भी नहीं छोड़ना है, कहीं से कोई सा भी परीक्षा में आ सकता है। जैसे याद रखना है कि मिल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट किसको बोला जाता है, NaSCO3 को, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बोला जाता है मिल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट, इसको याद रखना। कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, कौन से कंपाउंड का हम यूज़ करते हैं ग्लास, सोप या फिर पेपर इंडस्ट्रीज़ में, तो हम करते हैं वॉशिंग सोडा का। तो वॉशिंग सोडा का यूजेज याद कर लेना, 2-3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसमें से एक यूजेज ये भी लिख सकते हो कि हम ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में क्या वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद जिप्सम का फॉर्मूला याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट परीक्षा में कई बार पूछ दिया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला तो क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद कर लेना, जो कि ये होता है CaOCl2। इसके बाद एंटाइसिड के रूप में किसका यूज़ करा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। एंटाइसिड के रूप में हम NaCO3 का यूज़ करते हैं, जो कि मतलब एक प्रकार का बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब छठा है कि एसिड्स प्रेजेंट इन आंट स्टिंग या फिर नीडल स्टिंग। अच्छा, आंट के स्टिंग में या फिर नीडल का स्टिंग हो या बी का स्टिंग हो, किसी का भी स्टिंग हो, अगर पूछ दे कि उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, तो आप आंसर में मिथेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, आप इसको फॉर्मिक एसिड भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी का ये कॉमन नेम है, मिथेनोइक एसिड केमिकल नेम हो गया, ये इसका कॉमन नेम हो गया। तो ऐसे मिथेनोइक एसिड ही लिखना, बट याद रखना फॉर्मिक एसिड भी उसी को बोला जाता है। अच्छा, टैमेरिंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर है। टैमेरिंड में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, इमली में टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इसको याद रखना। ऐसे तो और भी बहुत सारे आपको ऐसे हैं नाम जहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे विनेगर का नाम याद रखना है, टोमेटो का याद रखना है, टोमेटो में जैसे ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। इस तरह से और भी 3-4 होंगे, तुम्हारे NCERT बुक में दिया हुआ होगा, तो उसको अगर याद कर पाओगे तो कर लेना। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है, एक्चुअली में परीक्षा में यही दोनों से आता है, मैंने दे दिया है। बट मे भी अगर थोड़ा सा मिस हो जाए तो हो सकता है टोमेटो का पूछ दे, हो सकता है विनेगर का पूछ दे, या फिर 2-3 और दिया होगा, उसको भी एक बार देख लेना। इसके बाद है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर वाला ये क्वेश्चन आता है कि इसको हम इसका यूज़ किस में हम करते हैं, तो बेकिंग सोडा में करते हैं, ठीक है ना। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, बेकिंग सोडा में, ठीक है, इसको याद कर लेना। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किसका यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूजेज होगा, बेकिंग सोडा का क्या यूजेज होगा, या फिर ऊपर मैंने वॉशिंग सोडा का बताया था, इसका क्या यूजेज होगा, ये सब कर लेना, ये सब परीक्षा में आता है इसका यूजेज। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट यूजेज है वो मैंने दिया हुआ है, ऐसे 2-3 याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ब्लू विट्रॉल का क्या फॉर्मूला होता है, कई बार डायरेक्ट परीक्षा में क्वेश्चन आता है, CaSO4 × 5H2O, ठीक है, याद रख लेना। अच्छा, मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में, रट लो परीक्षा में आएगा। जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। अब डायरेक्ट तुमको क्या दे देगा, ऐसे दे देगा Na2O, और पूछेगा कि बताओ ये बेसिक ऑक्साइड है, ये बेसिक है या फिर एसिडिक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा ये तो बेसिक है, क्योंकि ये मेटेलिक ऑक्साइड है। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे,
ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आते हैं। अब आ जाते हैं थोड़े से लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चंस में। लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन इसमें कम ही मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ज़्यादा इसमें शॉर्ट वाला ही मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपको याद रखना है कि पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, एटलीस्ट 5 इंपॉर्टेंस याद कर लेना, किसी किसी स्कूल में पूछ दिया जाएगा। ये 2-3 क्वेश्चन आपको अब यहाँ से जो दिख रहे होंगे ना, ये सब भाई पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, ये 100% पेपर में आएगा। ठीक है, कि हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम कॉमनली, मतलब इसका जो कॉमन नाम है ये कास्टिक सोडा है, इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हाउ इज कास्टिक सोडा प्रिपेयर्ड, या फिर लिखा जा सकता है कि हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से कैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, परीक्षा में ऐसा भी हो सकता है कि सोडियम क्लोराइड ना लिख के वो ब्राइन लिख दे, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन रह सकता है कि हाउ इज कॉस्टिक सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्राइन। अब नाम ऐसा ऐसा रहेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, पढ़े हुए होगे फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सब सारा नाम जो दूसरा नाम है वो भी याद रखना। ठीक है, इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस द्वारा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं ब्राइन से, यानी कि सोडियम क्लोराइड से। कैसे करते हैं उसका जो भी इक्वेशन वगैरह होगा, इसमें डायग्राम्स भी होगा, उन डायग्राम्स को और इक्वेशन को याद करना। इसके बाद वॉशिंग सोडा का भी प्रिपरेशन याद कर लेना, कई बार परीक्षा में पूछ देता है वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन सॉल्वे प्रोसेस द्वारा कैसे होता है। तो कुछ नहीं, वॉशिंग सोडा का जो प्रिपरेशन होगा वही कर लेना। ठीक है, वही याद आता है। इसके बाद अल्कलीज क्या होते हैं, अल्कलीज क्या होते हैं इसको कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ जाता है। इसके बाद एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VBI है, रट लो, ये भी 100% पेपर में आता है। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। ठीक है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि अगर यहीं पर अगर नाइट्रिक एसिड होता है, अगर नाइट्रिक एसिड होता है तो नाइट्रिक एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो साल्ट और वाटर फॉर्म करता है, हाइड्रोजन फॉर्म नहीं करता। तो एक्सेप्शन याद रखना है। अब एक्सेप्शन के ऊपर एक और एक्सेप्शन आपने याद रखा होगा कि वही जो नाइट्रिक एसिड है अगर मैग्नीज जिसका फार्मूला Mn होता है या फिर मैग्नीशियम जिसका फार्मूला Mg होता है, अगर इन जैसे मेटल के साथ रिएक्ट करता है वही सॉल्ट और हाइड्रोजन ही फॉर्म करता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इसीलिए इसको याद कर लेना। इसके बाद है कि राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर की जो रिएक्शन होती है उसको लिख लेना, इससे आपका जिप्सम बन जाता है, वो याद रखना, जिप्सम का फॉर्मूला पीछे मैंने बताया ही था आपको। तो ये सब सारा अगर याद कर लोगे ना तो एसिड बेसिस एंड साल्ट से इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इससे आउट क्वेश्चन आपका एक भी नहीं जाएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं जाने वाला है, आप चाहे किसी भी स्कूल में हो। अब आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रहा होगा जो कि कुछ यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं, जैसे लिटमस पेपर, ये रेड कलर का लिटमस पेपर है, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ये टर्मरिक जो घर में हल्दी है ना वो टर्मरिक है, ये फेनोप्थेलिन है, ये मिथाइल ऑरेंज है। ठीक है, ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं दोनों, लिटमस पेपर, टर्मरिक। ठीक है, ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और ये सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। ठीक है ना, और एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, वो भी पता होगा। तो तीनों इंडिकेटर के बारे में अच्छे से समझ लेना, वो भी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेड लिटमस पेपर अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, तो रेड ही रहता है। अगर रेड लिटमस पेपर बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये ब्लू कलर का बदल जाता है। अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू वाला रेड हो जाता है, और बेस के कांटेक्ट में ब्लू कलर का लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा। टर्मरिक में याद रखना, टर्मरिक में क्या होता है कि एसिड के कांटेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। अगर आप हल्दी को एसिड में डालो तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसी हल्दी को अगर आप बेस में डालो तो रेड हो जाएगा। जैसे कि एक सर्फ का घोल निकालना, थोड़ा सा हल्दी डाल देना, देखना कैसा रेड हो जाता है। ठीक है, फेनोप्थेलिन भी एसिड के कांटेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है या फिर कलरलेस हो जाता है, और बेस के कांटेक्ट में ये पिंक कलर का होता है। तो ये नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे अलग है, यूनिक है। फेनोप्थेलिन बेस के कांटेक्ट में पिंक होता है
और जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये एसिड के कांटेक्ट में रेड रहता है जबकि बेस के कांटेक्ट में येलो होता है। तो यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट है, फेनोल्फथेलिन बेस के कांटेक्ट में पिंक हो जाता है और मिथाइल ऑरेंज बेस के कांटेक्ट में येलो होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी ऐसे तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। तो मैंने यहाँ पर सारे जो भी पोर्शंस थे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को करवा दिए हैं। केमिस्ट्री से मोस्टली स्कूल में 2 चैप्टर ही आ रहा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन एंड एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, वो मैंने यहाँ पर करवा दिया 2 चैप्टर। फिजिक्स से मैंने 3 चैप्टर करवा दिए हैं आपको, लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड और इलेक्ट्रिसिटी। और बायोलॉजी से भी मैंने आप लोग को 3 चैप्टर करवा दिए हैं। कौन कौन सा करवाया? लाइफ प्रोसेस करवाया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाया और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करवाया, ठीक है। यानी 3 3 6 2 8 चैप्टर के जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएंगे 100% आएंगे, वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। इससे आउट क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। इससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा, जो भी मैंने यहाँ पर करवाया है यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल चलो साइंस का करवा दिया है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके एग्जामिनेशंस में कोई और भी चैप्टर्स आ रहा हो हाफ ईयरली के पोर्शंस में, तो एक बार कमेंट करके बता देना ताकि आए के वीडियोस में उसका भी आंसर्स मैं अपलोड कर सकूं। और मैथमेटिक्स वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे आप लोग के लिए जो भी इंग्लिश का सब्जेक्ट बच गया, जो भी सब्जेक्ट बच गया इंग्लिश का या सोशल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो भी आपका हिंदी वगैरह जो भी बच गया है उसकी भी पेपर लीड की वीडियो जल्दी आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, आगे आपके लिए और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय।